नमस्कार। हिंदू मुस्लिम के जो टेंशन्स आज हिंदुस्तान में क्रिएट हो रहे हैं, जो कम्युनल डिवाइड हो रहा है, उसके चलते आज हम दोबारा आपके सामने कुछ नए पॉइंट्स लेकर के आ रहे हैं। आज भी हमारी गेस्ट हैं शबनम हाशमी जी। शबनम जी, जैसे कि आप जानती हैं कि तरह तरह के वाकये सामने आ रहे हैं और तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का जो अभी कम्युनल डिवाइड या कम्युनल टेंशन क्रिएट किया जा रहा है कुछ तथाकथित ग्रुप्स के द्वारा, वो महज यूपी और कुछ और राज्य में जो आने वाले चुनाव है उसके मद्देनजर किया जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, चुनाव तो एक अहम वजह है इसकी। अभी जो हम देख रहे हैं, जो धर्म संसद हुई और जिस तरह के नफरत भरे बयान जो है वो दिए गए, चाहे वो हरिद्वार में हो, रायपुर में हो या दिल्ली की धर्म संसद में हो, और जिस तरह से लगातार माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है। लोनी का वीडियोस आए थे जिसमें जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे हैं वहां का जो लोकल एमएलए है कि आप यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन नहीं बेच सकते। इस तरह की चीजें लगातार हो रही है। तो एक तो ये है ही बात जो आपने कही कि इलेक्शन सर पे है यूपी के। जितने सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जमीन पैरों के तले से बीजेपी के खिसक चुकी है और लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि जो पिछले सालों में हुआ, खासतौर से जो कोविड के दौरान हुआ, जहां पे लोगों के पास अपने जो करीब लोग मरे उनको जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, गंगा में बहाया गया, और जिस तरह ऑक्सीजन की कमी और बेड्स की कमी, उसमें जिस तरह लोग परेशान हुए। और दूसरा ये कि गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया जो इन्होंने कहा था। जॉब्स नहीं है, बल्कि करोड़ों नौकरियां जो है वो छूट गई हैं लोगों जी की। हाँ, मैं आपको इस पॉइंट पे एक बीजेपी का एक स्लोगन याद दिलाना चाहूंगी। 2014 के चुनाव में जब मोदी जी आए थे, तो जिस तरह से उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसी तर्ज पे उन्होंने एक ये भी नारा दिया था कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। हाँ, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर जगह घुसी हुई है। इनके जो नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स हैं वो भी हर स्पेस में है, लेकिन गवर्नेंस के नाम पे जो डिलीवरी है वो जीरो है। और उसकी वजह से, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, इनको वोट नहीं देंगे, इसलिए इनके पास एक ही रास्ता बच जाता है कि पूरे एटमॉस्फेयर को कम्युनलाइज करके, हिंदू मुस्लिम करके वोटों को डिवाइड किया जाए और मुस्लिम वोट को ही, हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया जाए। तो एक तो ये वजह है ही, और दूसरी वजह ये है कि इनका जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके इतना करीब ये आज तक कभी नहीं गए। ये कोशिश कर रहे हैं 1925 से, आजादी से पहले से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये पिछली बार, जितनी बार ये गवर्नमेंट में आए, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश की, लेकिन इतना करीब ये कभी नहीं आए इस बात के कि इस देश का संविधान जो है उसे खत्म कर दे और मनुस्मृति यहाँ पे ले आए। पहली बार इतने करीब आए हैं, तो उस पे भी ये जी जान की बाजी लगाए हुए हैं कि किस तरह से हम इस देश को, इसके संविधान को, इसके लोकतंत्र को खत्म कर पाए। तो ये दोनों चीजें हैं जो पैरेलल चल रही हैं। शबनम जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है जो नई पार्लियामेंट का गठन हो रहा है, आपको पता होगा सेंट्रल विस्टा में एक नए पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन जारी है। तो ये जो हिंदू राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि ये संविधान भी पुराने पार्लियामेंट के साथ में खत्म हो जाएगा, नया पार्लियामेंट होगा, नया हिंदू राष्ट्र होगा, नया संविधान होगा। क्या आप इससे समर्थन? देखिए, उनकी तो यही तैयारी है, लेकिन नए पार्लियामेंट के पीछे और बहुत कुछ भी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से खासतौर से दिल्ली में अलग अलग जगहें अलग अलग बादशाहों के नाम जानी जाती हैं, लाल किला है या और जगहें हैं, तो उनको लगता है कि मैं कुछ ऐसा बना के अमर हो जाऊंगा। उनको ग्रैंडियोस का शौक है। वो जिस तरह से खुद रहते हैं कि दिन में 5 बार कपड़े बदलना, डिजाइनर्स क्लोथ्स, लाखों लाखों के सूट, लाखों का चश्मा, लाखों की, उसी तरह से उनको ये शौक है बड़े बड़े इवेंट्स करने का और ऐसी चीजें करने का जिसपे उनका नाम छप सके। तो एक वो भी है, और दूसरा ये भी है कि जितना पुराना है, जो हमारे देश की धरोहर है, जो मिली जुली संस्कृति की धरोहर है, उसको लगातार खत्म करते रहना। तो वो खत्म करने के हिस्सा भी एक है कि हम पुराना सब कुछ तोड़ के जो है वो नया बनाते हैं। अभी आपने देखा कि, और उसमें बेवकूफी की जो हद है, जहालत जो है कि आप एक शायर
अकबर इलाहाबादी का नाम ही अकबर प्रयागराजी करते हैं। मतलब जगहों के नाम तो आप बदल ही रहे हैं, लेकिन लोगों के नाम भी आप बदलना शुरू करते हैं। इससे बड़ी कोई जहालत नहीं हो सकती। ये तो जबरदस्ती कन्वर्जन करवाने वाली बात है। आप मानो या ना मानो, हम आपको हिंदू मान रहे हैं। और ये जिस टाइम ये धर्म संसद हुई है, उसी वक्त आप जानती हैं कि कर्नाटका में जो वो जो यंग एमपी है सूर्या, उसका स्टेटमेंट आया कि जितने भी यहाँ पे नॉन हिंदूज हैं वो सब पहले हिंदू थे और उन सबका एक टाइमलाइन बना के उनको वापस हिंदू बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह स्टेटमेंट आया है, धर्म संसद में भी आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं, और ये इनकी पूरी प्लानिंग होती है कि एक ही टाइम एक मुद्दे को लेके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ये टारगेट करना शुरू करते हैं और एक ही जैसे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये हिंदू बनाने से फायदा क्या होगा? सवाल ये है कि चाहे मैं मुस्लिम हूं या हिंदू हूं, चाहे आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, इससे आपको और मुझे म्यूचुअल बेनिफिट क्या हो सकता है अगर हम एक ही हैं तो? या अगर हम एक नहीं है तो नुकसान क्या है? देखिए, जो फासीवादी ताकतें होती हैं उनको किसी भी तरह का डिसेंट, प्रतिरोध पसंद नहीं होता। वो सबको एक ही रूप में देखना चाहती हैं। वो डिक्टेटरशिप होती है। उनका लीडर जो है वो एक अथॉरिटेरियन लीडर होता है, जो ये चाहता है कि सब लोग मेरी तरह सोचें, मेरी तरह बोलें, मेरी तरह ही, कोई किसी दूसरी सोच ना हो, सिर्फ एक ही हो, जो हम कह रहे हैं वही हो। तो उस हम में जो है इनसिक्योरिटी उसी की फीलिंग है ना, यहाँ तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। यहाँ ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमने इनको हिंदू नहीं बनाया तो कल को इनकी आबादी बढ़ जाएगी, आबादी बढ़ेगी तो इनका राज हमारे ऊपर हो जाएगा। तो ये तो सीधी सीधी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है। देखिए, ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी भारत में कभी भी इतनी नहीं बढ़ सकती कि वो हिंदुओं से ज्यादा हो जाए। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये मिथ जो है ये भी इन्हीं की फैलाई हुई है, और किसी ने नहीं, इन्होंने खुद ही फैलाई। ये जिस तेजी से अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं उनकी परसेंटेज बढ़ रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है बाकी सबसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मुसलमान की परसेंटेज कुछ बढ़ी है, और परसेंटेज जब जिसके बच्चे उसके ज्यादा होते हैं, जो अनपढ़ होता है, जो गरीब होता है। अब आप चाहे गरीब दलितों में देख लीजिए, गरीब हिंदुओं में देख लीजिए, आप रूरल इंडिया में चले जाइए, जो गरीब किसान है वो देख लीजिए, उसके घर में आपको बच्चे ज्यादा मिलेंगे। पॉपुलेशन रोकने का तरीका इस तरह की घटिया बातें फैलाना नहीं है, बल्कि लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है। आप कोई भी एजुकेटेड फैमिली देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, वहां पे आपको बच्चे कम मिलेंगे। तो ये खुद ही मिथ फैलाते हैं। इनका जो सोच है, पूरी जो फासीवादी सोच है, उसमें सिर्फ अपर कास्ट हिंदू और अपर कास्ट वो वाला हिंदू जो इनकी बोली बोलता हो, सिर्फ वो एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल आप इसकी पैरेलल जर्मनी में देख सकती हैं, जहां पे प्योर आर्यन ब्लड, ब्लू आइड बॉयज, और उसमें भी खास तौर से मेन, उसमें भी महिलाएं जो हैं वो उनको दूसरे दर्जे का ही सिटीजन माना जाता है। तो ये वही सोच है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट हिंदू है, जो इनके साथ नहीं है, जो इन पे सवाल कर रहा है, वो इनके हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। उसको तो ये देशद्रोही ही कहेंगे। उस पे तो ये यूएपीए लगा के उसको जेल में ही बंद कर देंगे। अभी जो जेल में कुछ घटनाएं ऐसी भी देखने को मिली है कि हिंदू भी अब दो धड़े में डिवाइड हो रहे हैं। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ रहे हैं, और कुछ हिंदू ऐसे हैं जो अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे माना ये जा रहा है कि हिंदू में भी अब दो फ्रैक्शन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है कि सारे हिंदू ना कभी एक थे ना एक हैं। हिंदूज में हजारों तरह के लोग हैं, हजारों कम्युनिटीज हैं, और सारे हिंदू कोई एक भगवान को नहीं मानते। कोई किसी को मानता है, कोई किसी और को मानता है। और हिंदुओं में आप जानती हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं। फिर नॉर्थ इंडिया के हिंदू और साउथ इंडिया के हिंदू, या जो ईस्ट इंडिया के या वेस्ट इंडिया के हिंदूज हैं, उनमें आपस में बहुत फर्क है। इसी तरह मुसलमानों में भी बहुत फर्क है। कोई एक कम्युनिटी नहीं है। ये अपनी राजनीति करने के लिए सबके ऊपर एक हिंदू होने का पूरा, जिसे कहते हैं कि जामा गढ़ना चाहते हैं।
एक आप ये बताइए कि एक दलित हिंदू जो आज भी सीवर साफ कर रहा है, सुअर साफ कर रहा है, और एक सेप्टिक टैंक साफ कर रहा है, और एक हिंदू जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके आपस में क्या ऐसी चीज है जो उनको यूनाइट कर सकती है? कुछ यूनाइट नहीं कर सकती। जब आप गरीब आदमी को उसका हक नहीं दे सकते, तो आप उसे ये बताते हैं कि तुम चाहे भूखे मर रहे हो, चाहे नौकरी ना हो तुम्हारे पास, तुम्हारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं हो, लेकिन तुम हिंदू हो इसलिए तुम नफरत करो, जो भी दूसरा हम तुम्हारे लिए खड़ी कर रहे हैं एनिमी। फासीवादी फोर्सेस हमेशा एक दुश्मन को खड़ा करती हैं और उसको एक बहुत बड़ा दानव दिखाने की कोशिश करती हैं। कभी वो दुश्मन बिहारी हो जाता है, उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि वो बिहारी हिंदू है या मुसलमान या सिख या ईसाई। कभी वो यूपी वाला हो जाता है और कभी वो मुसलमान हो जाता है। 1984 में वो दुश्मन जो है वो सिख थे, और आपको याद होगा, मैं भी उस टाइम यहीं दिल्ली में ही रहती थी, कि हर सिख को इस तरह देखा जाता था कि जैसे वो आतंकवादी हो। जिस तरह की एक नफरत का पूरा माहौल बना दिया था सिखों के खिलाफ, उसमें किसी भी सिख पे कभी भी हमला हो सकता था। अब वो सिख से बदल के वो मुसलमान के ऊपर आ गया है, और मुसलमान के ऊपर इसलिए भी आसान हो गया कि पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, द सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, जो अमेरिका ने जो शुरू की अपना कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि पहले उन्होंने सोवियत यूनियन को एक दुश्मन बना रखा था पूरे दुनिया के लेवल पे, और उसको दुश्मन दिखा के ये सारे देशों को उसके खिलाफ करते थे, हथियार बेचते थे। उसके बाद जब अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन घुसा, और उसके बाद जब इन्होंने यूएस ने जब वहां पूरा तालिबान की फोर्स खड़ी की, उनको पैसा देके, उनको बहुत ही एक्सट्रीम इस्लाम सिखा के, और बाद में जब सोवियत यूनियन गिरता है, तो सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद एक नए दुश्मन की जरूरत थी, जिस दुश्मन को दिखा के ये अपना व्यापार चला सके। तो वो पूरा जो पीरियड है, वो यहाँ हिंदुस्तान में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तमन्ना, और इंटरनेशनल लेवल पे एक इस्लामोफोबिया का जो पूरा दौर शुरू हुआ, तो उससे भी बहुत बल मिला यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको। तो इसलिए बहुत आसान हो गया आरएसएस के लिए, ये पूरा एंटी मुस्लिम जो कैंपेन था उसको बहुत बल मिल गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी वही हो रहा था, और उस तरह से उनको मुसलमानों को, हर मुसलमान को एक आतंकवादी घोषित करना भी बहुत आसान हो गया। तो नफरत जो फैलाई, उसमें एक कहिए कि आसानी हो गई देश के अंदर। देश में जो मुस्लिम हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो मोटे मोटे तौर पे शियाज और सुन्नीस के दो बड़े धड़े देखने को मिलते हैं, वो भी आज यूनाइट हो रहे हैं इस चीज से लड़ाई करने के लिए? देखिए, मुस्लिम तो बिल्कुल यूनाइट नहीं हो रहा किसी भी चीज से लड़ाई लड़ने के लिए। कोशिश करते हैं कुछ, जैसे इनके नेता हैं जो एक हिंदुओं को इकट्ठा लाना चाहते हैं, ऐसे ही एक मुसलमानों में भी एक दो नेता हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो है, और उनकी बोली और आरएसएस की बोली में कोई खास फर्क नहीं होता। मुसलमान अगर आप हिस्टोरिकली देखें, कहीं भी देखें, क्योंकि यूनाइट होने का क्या मतलब है? यूनाइट होने का मतलब है कि आप गोलबंद होके और इकट्ठा इनको हराने की कोशिश करें, इकट्ठा एक कोई पार्टी बनाने की कोशिश करें। जी। इस देश के मुसलमान ने, मेजॉरिटी मुसलमान ने, और इसमें काफी स्टडीज हैं, हमेशा मेजॉरिटी के साथ ही वोट किया है। ये जरूर है कि कम्युनल फोर्सेस को हराना जो है वो मुसलमान के दिल में है और दिमाग में भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर जो है वो मुसलमान करता है। लेकिन शिया सुन्नी के झगड़े अभी भी हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट के झगड़े अभी भी हैं। जो मुस्लिम अपर कास्ट है उसका सोच, उसका रहने का तरीका जो लोअर कास्ट है उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे बाकी सारी कम्युनिटीज में है। इस चीज का फायदा तो आरएसएस फिर भी उठाएगी, क्योंकि जैसे तथाकथित हिंदू राष्ट्र के बनाने वाले जो समर्थक लोग हैं, उन्होंने अपने देश में जैसे ऑपोजिशन को यूनाइट नहीं होने दिया और तरह तरह से अपने जाल बिछा करके ऑपोजिशन के बीच में हमेशा क्रैक्स डालते रहे कि ना ऑपोजिशन रहेगा और ना जवाबदेही रहेगी। उसी तरह से अगर आप ये मानती हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग यूनाइट नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के ये फेल हो जाते हैं,
तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस इस चीज का भी फायदा उठा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी एज मुस्लिम्स यूनाइट होने लगे तो वो आरएसएस का जो एजेंडा है वो उसको पूरा करती है, क्योंकि आरएसएस यही चाहता है कि हम बजाय भारतीय नागरिक होने के और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े होने के, हम एज हिंदूज, एज मुस्लिम्स, एज क्रिश्चियंस, एज पारसीज यूनाइट होने लगे। तो मुस्लिम अगर यूनाइट नहीं हो रहा है और मुस्लिम सेकुलर पार्टीज को ही अपना फ्यूचर मान रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। क्योंकि हमने ये देश इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे मुस्लिम यूनाइट हो एज मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम यूनाइट हो एज मुस्लिम्स अगर करना था तो पाकिस्तान बन गया था, लोग वहां चले जाते, जो इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे जो देश बनाया गया। यहाँ तो मुसलमान जो रुका और उसके पास ऑप्शन था जाने का देश को छोड़ के, वो इसीलिए रुका कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखता था। वो ये समझता था कि एक लोकतांत्रिक देश ही एक ऐसा देश हो सकता है जहां पे सब नागरिकों के लिए इज्जत हो सकती है और सबको बराबरी का अधिकार मिल सकता है। तो मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगी कि मुस्लिम यूनाइट हो और मुसलमानों का नेता को अपना नेता समझे। मेरा तो ये मानना है कि जो भी नेता है उसका सेकुलर होना जरूरी है। जो भी सेकुलर नेता है, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, सपा हो या कोई नई पार्टी हो, लेकिन सेकुलर बेसिस पे जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है उसके साथ मुस्लिम अपने को जहां भी रहता है वहां उसके साथ अलाइन करे। अगर वो यूपी में है तो यूपी की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़ा हो, अगर वो तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सेकुलर, उनके साथ अपने को अलाइन करे। मुस्लिम यूनाइटिंग एज मुस्लिम तो फिर हम दूसरा पाकिस्तान बनाने की बात करेंगे। जी, इस्लामिक देश जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, मेरे ख्याल से 58 नेशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इस्लामिक नेशंस, तो वहां भी इस चीज का संदेशा गया है। कुछ लोगों ने इस पे प्रतिक्रियाएं देना शुरू करी हैं, कहीं से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कुछ लोग अभी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मसलन पाकिस्तान में एक घटना ऐसी हुई कि पाकिस्तान की सरकार ने वहां के अपने इंडियन हाई कमिश्नर को तलब किया और उनसे जवाबदेही मांगी या उन्हें अपनी सरकार से अवगत कराने को कहा और रिपोर्ट बैक करने को कहा। तो ये सब चीज जो है, क्या आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी आज जो इमेज बनी हुई है हिंदुस्तान देश की, तो इसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाएगा, या मोदी जी की जो एक मजबूत प्रधानमंत्री की जो इमेज बची हुई है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा? देखिए, देश की बदनामी तो पूरी दुनिया में हुई है, सिर्फ मुस्लिम मुल्कों में नहीं, पूरे देश में बदनामी हुई है। अगर हम देखें तो जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन टाइम्स हो, वो उस तरह जो इस पूरी धर्म संसद को लेके जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें बहुत बदनामी हुई है। एक ऐसा देश जो माना जाता था पूरी दुनिया में अपने टॉलरेंस के लिए, अपनी डाइवर्सिटी के लिए, अपने प्लूरलिज्म के लिए, वहां पे इस तरह ओपन कॉल जेनोसाइड की होना बहुत बदनामी की बात है। और वो बदनामी देश की भी है और जाहिर है कि जो यहाँ के प्रधान सेवक जो अपने को कहते हैं उनकी भी है, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकसद तो ये है कि वो इलेक्शन जीतते रहें और 2022 और 24 में किसी भी तरह जीत के आ जाएं, ताकि जो थोड़ा बहुत बच गया है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स उसको भी तोड़ सकें और पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बना सकें। तो अब उन्हें कुछ खास, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ओपिनियन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये भी है कि जो बाकी देश हैं, जो बड़े देश हैं, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों को जिस तरह से और जिस स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, ऑफिशियल वहां के न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं, लेकिन सरकारें नहीं कर रही, क्योंकि सरकारों के लिए आज भी भारत एक बड़ा मार्केट है और उस मार्केट का जो प्रधानमंत्री है, चाहे वो फैशिस्ट क्यों ना हो जाए, चाहे वो डिक्टेटर क्यों ना हो जाए, वो उससे अपने लगता है कि रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि इन कंट्रीज में बुलाया गया होता हमारे एम्बेसडर्स को। पाकिस्तान तो जाहिर है बुला ही लेगा, लेकिन ये कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या और मुस्लिम मुल्क हो, उनके अपने यहाँ जिस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, उनके अपने यहाँ जहाँ जो उनकी माइनॉरिटीज हैं उन पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं,
तो उनके बुलाए जाने से भारत पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो खुद ही क्लीन नहीं है, जिसकी अपनी जो धरती है उसके ऊपर वो माइनॉरिटीज के साथ उत्पीड़न कर रहा है, तो उससे हम क्या सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं है, मतलब अमेरिका में भी ब्लैक्स के साथ वही ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अमेरिका में कम से कम मीडिया एक ऐसा है जो एक पार्ट ऑफ द मीडिया जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो इसको बहुत स्ट्रांगली लिखता है, जो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं रह गया एक्सेप्ट फॉर सोशल मीडिया। शबनम जी, आपने बताया कि आप गुजरात में भी काफी काम कर चुकी हैं और 2002 के इंसिडेंट के बाद में आपने काफी रिसर्च भी किया है। तो गुजरात का जो मुस्लिम है, उन्होंने 2002 से लेकर के 2014 तक मोदी राज्य ही देखा, बीजेपी की ही सरकार देखी। उसके बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद में भी वहां पे बीजेपी की ही सरकार बनी रही। तो मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि लगभग 20 साल से ऊपर आज हो चुके हैं कि गुजरात की जनता ने और खास करके मुस्लिम जनता ने सिर्फ मोदी सरकार को ही देखा है। इस 20 साल के दौरान कहा जा सकता है, जैसे कहते हैं कि 25 साल में एक जनरेशनल चेंज आ जाता है, तो एक पूरी जनरेशन ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार को देखते देखते ही बड़ी हुई है, जो आज जवान है, जो आज फैसले लेने के लायक है और जिसके पास आज फ्रेंचाइज है, वो आज वोटिंग करने के लायक बने हुए बच्चे हैं। तो उन्होंने सिर्फ मोदी जी को देखा है, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को सिर्फ सेंटर में कुछ साल तक देखा है। तो उनका परसेप्शन जो आज बना हुआ है, आप उनको एड्रेस करके खास करके क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, गुजरात में एक तो ये है कि गुजरात को आरएसएस ने लेबोरेटरी बनाया था। जो हम आज हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग तरीकों से नफरत फैलाना, अलग अलग तरीकों से लोगों को आपस में बांटना, लड़वाना, उस सब के एक्सपेरिमेंट्स गुजरात में हुए हैं। जो हम धर्म संसद की बात कर रहे हैं, जिस तरह के हम बहुत ही घटिया बयानों की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ हम गुजरात में पहले देख चुके हैं। वो पहले बाहर नेशनल लेवल पे रिपोर्ट नहीं होता था, लेकिन प्रवीण तोगड़िया ने गुजरात में यही काम किया है। आजकल उन्हें कुछ मीडिया से पीछे कर दिया गया, लेकिन उनके जो भाषण है ऐसे ही नफरत भरे गुजरात में होते थे। गुजरात की पूरी राजनीति में किस तरह से खासतौर से मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक्स आए हैं, वो हम देख चुके हैं, और उसका पूरा तरीका वही रहा है जो आज हम पूरे भारत में देख रहे हैं। तो ये जो जनरेशन है गुजरात में, जो नई जनरेशन है, वो सिर्फ नफरत पे पली बढ़ी है, सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स पे पली बढ़ी है। तो एक तो बड़ा सेक्शन है जो जिसे कहते हैं जो मोदी भक्त है, और मोदी भक्त इसलिए है कि जिस तरह से दिमागों को कंट्रोल करती हैं फैशिस्ट फोर्सेस, वो स्कूल से लेके शुरू करती हैं कि स्कूलों के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसमें नफरत भरी होती है, और आसपास वो जो भी देख रहे होते हैं पूरे समाज में, उसमें नफरत होती है। तो एक तो वो पार्ट है जो बिल्कुल उस नफरत से भरा हुआ है और मोदी भक्त है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अब रियलाइज करना शुरू किया है कि ये इसमें कितना आडंबर है और कितना झूठ है, और वो बहुत बुलंद आवाजों में इस सरकार के खिलाफ लगातार गुजरात में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उसका एक बड़ा सेक्शन है। अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, तो गुजरात में क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज, बावजूद इसके कि मुसलमान के ऊपर लगातार हमले होते रहे, वो कभी मुसलमान के साथ जाके खड़ी नहीं हुई। गुजरात में ऑपोजिशन के नाम पे सिर्फ कांग्रेस है। 2002 हो या उसके बाद हो, लिप सर्विस के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ कि मैंने गुजरात में बहुत काम किया है। गुजरात में आज भी तकरीबन 5000 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने गांव नहीं लौट पाई, जो 2002 में जिनको खदेड़ा गया था, वो रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज में रहती हैं। एक वक्त था जब 25,000 से ऊपर फैमिलीज रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज में थी, और मैंने काफी सीनियर लीडर्स से कहा कि आप मेरे साथ एक बार चलिए तो सही, मैं आपको दिखाऊं तो सही कि मुसलमान किस हालात में रह रहा है। बड़े बड़े अपने घर छोड़ के गांव के आज 10 बाई 10 की कोठरियों में उसको जिंदगी अपनी बितानी पड़ रही है, जहां पे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन किसी ने जाके कभी पलट के देखा नहीं। मुस्लिम पे हमला हो, मुसलमानों को मारा जाए,
उनके ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगा के उनको जेल में डाल दिया जाए, किसी फोर्स ने कभी आवाज नहीं उठाई। एज अ रिजल्ट आज ये हाल हुए हैं कि जो MIM है वो गुजरात के अंदर इंटरवीन कर चुकी है, और मुस्लिम जो है वो उस पर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई नहीं बोलता, ये तो बोल रहे हैं। तो पॉलिटिकली तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है गुजरात में। तो आप मोटा मोटी ये कहना चाह रही हैं कि जो गुजरात थी, गुजरात में जो मोदी जी का शासन था वो एक लेबोरेटरी थी, एक एक्सपेरिमेंट था, उसको पूरे हिंदुस्तान में रेप्लिकेट करने के लिए। तो जो गुजरात का विकास का मॉडल था वो वास्तव में वो नहीं था जो गुजरात का विकास मॉडल हमें बताया गया। वो ये मॉडल था जो वहां पे लेबोरेटरी की तरीके से वो आजमा चुके थे और कामयाब हो चुके थे। उसी को इन्होंने देश भर में रेप्लिकेट किया और आज ये लागू होता हुआ हम देख रहे हैं। क्या आपका यही कहना है? बिल्कुल 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 यही कहना है। देखिए, डेवलपमेंट तो वहां पे था ही नहीं। जो डेवलपमेंट मॉडल की बात हो रही थी, जिस वक्त मोदी चीफ मिनिस्टर थे जी। उस वक्त भी 5,500 से ज्यादा वहां किसान आत्महत्या कर चुके थे, जिसका नंबर बाहर नहीं आता था। वहां पे एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने RTI कर करके निकाला था वो नंबर। उस वक्त भी 5 लाख से ऊपर एप्लीकेशंस पड़ी थी, जब ये कह रहे थे हर गांव में हमने पानी पहुंचा दिया, हर गांव में बिजली पहुंचा दी। तो 5 लाख से ऊपर एप्लीकेशन किसानों की पड़ी थी कनेक्शन के लिए, जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, एंड एज अ रिजल्ट पानी नहीं था। उस वक्त भी वहां बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, किसानों के भी हुए, कर्मचारियों के भी हुए, जिन सबको दबा दिया जाता था। और किस तरह अलग अलग जो पूरा आज हम देश में देख रहे हैं, गाय के नाम पे जिस तरह लिंचिंग्स हो रही हैं, वो गुजरात में लगातार होती थी। पूरा एक धंधा था, बल्कि पूरे विजिलेंटेस थे जो कोई मवेशी लेके जा रहा है तो उसे घेरते थे, उससे पैसा वसूल करते थे। अगर आपने पैसा नहीं दिया 30, 40, 50 हजार जो भी उनका डिमांड है, तो फिर आपके ऊपर गाय की तस्करी करने का और गाय को काटने का वो लगा के और मारपीट करके, ये सारी चीजें आज जो हम देख रहे हैं, या जिस तरह की हम धर्म संसद देख रहे हैं, जिस तरह की नफरत, वो सब गुजरात में एक्सपेरिमेंट हुआ। किस तरह से कम्युनिटीज को लड़वाया जाए, किस तरह नफरत फैलाई जाए। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। उस वक्त भी गुजरात के लोगों के हाल बुरे थे, खासतौर से रूरल गुजरात के, और आज भी वही हाल है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। ये पूरा जो मॉडल बेचा गया, उसको बाकायदा US की PR एजेंसीज को एम्प्लॉय करके उनको करोड़ों रुपए देके एक जिसे कहते हैं लार्जर देन लाइफ पिक्चर बनाई गई मोदी की, और उसको देश में बेचा गया। जिस वक्त मोदी 2014 से पहले जब ये पूरा प्रोजेक्शन हो रहा था इनका एज नेशनल लीडर, तो गुजरात के जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी टीम्स बना के पूरे देश में भेजी गई थी प्रचार करने के लिए मोदी के डेवलपमेंट मॉडल को, ताकि जमीन जो है वो तैयार की जा सके और एक पूरा जो मिथ खड़ी की जा सके कि इनके जैसा तो कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। हम लोग उस वक्त भी एक्सपोज करते थे जो आज हम देख रहे हैं, जमीनों के घोटाले, जिस तरह से अलग अलग चीजें हो रही। उस वक्त हमने बहुत कुछ रिलीज किया था। उसमें एक ही रात में एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, उसको आपने पेपर पे उसको 15 में डिवाइड कर दिया, और सारे आपके पास ऑर्डर्स होंगे, एक ही दिन के, एक ही तारीख के ऑर्डर्स, उन 15 की सेल के एक ही व्यक्ति को। क्योंकि जो DM की ताकत होती है वो एक होती है कि आप इतने तक जमीन बेच सकते हैं। तो वो करते ये थे कि आपके पास अगर जितनी आपको परमिशन है और आपको जमीन जो है अडानी या अंबानी को उससे ज्यादा देनी है, तो आपने उसको पेपर के ऊपर अलग अलग पोर्शंस दिखा दिए, है वही जमीन, और एक के बदले उसके 15, 20, 35 ऑर्डर निकाल दिए। तो इस तरह के घोटाले जो हैं, बहुत घोटाले, मतलब कोई कमी नहीं है। वहां बहुत लोग हैं जो इन सबको एक्सपोज आज भी कर रहे हैं, उस वक्त भी किया, लेकिन ये सारे देश के सामने इन्होंने नहीं आने दिए, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल इन्होंने 2014 से पहले ही कर लिया था। तो नेशनल मीडिया में ये कुछ नहीं आने दिया। नेशनल मीडिया इनके पैसों से इनकी बोली बोलता रहा, और इस देश के लोग सोचते रहे कि भाई कोई बहुत कमाल होने वाला है। असल मॉडल जो है वो नफरत का ही मॉडल है, जिसकी जो गुजरात मॉडल है वो नफरत का, वो फांसीवाद का, वो लोगों को डिवाइड करने का, वो झूठ बोल के और
छल करके इलेक्शंस जीतने का, वही मॉडल है गुजरात का, और वो अब पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है और पूरा देश उसको देख रहा है। तो आपका ये कहना है कि मोदी ने जब अपने ब्यूरोक्रेट्स को देश भर में अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किया, तो वो तो गुजरात के टैक्स पेयर्स का पैसा था, उसका मिसयूज किया। देखिए, गुजरात टैक्स पेयर का पैसा तो इन्होंने लगातार इस्तेमाल किया है। आपको याद हो तो डांग के अंदर, डांग जो एक ट्राइबल इलाका है, वहां पे इन्होंने एक कुंभ किया था। हालांकि वहां कोई मतलब नहीं था, कुंभ वहां कभी ना हुआ, ना उसका कोई मतलब था। और उसमें इन्होंने एक नई पूरी मिथ घड़ी थी कि यहाँ पे रामचंद्र जी आए थे और उन्होंने शबरी के हाथ से यहाँ बेर खाए थे। तो वहां पे एक उस पूरी मिथ में ये कहानी थी कि यहाँ पे एक पंपा सरोवर था जिसके किनारे राम बैठे थे, रामचंद्र जी बैठे थे। और वो जो सरोवर था, वो जो सरकारी पैसा होता है चेक डैम बनाने का, इरिगेशन, क्योंकि वहां पानी की बहुत कमी है और ट्राइबल बेल्ट्स में इरिगेशन के लिए चेक डैम्स बनाए जाते हैं, तो उस पैसे को यूज करके वो पूरा सरोवर जो है वो बनाया गया था। तो सरकारी पैसे का इन्होंने इस्तेमाल तो हर तरह से किया। अभी जो यूपी में आया था कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके बसों में भर भर के लोगों को लाया गया और लाखों रुपए खर्च किए गए, इस तरह से जो मोदी ने उस टाइम सद्भावना मिशन किए, जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो एकदम से उनको सद्भावना याद आ गई थी और सद्भावना रैलीज और प्रोग्राम किए थे पूरे देश में, पूरे गुजरात में। उसमें भी इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बाकायदा बताया गया था कि आपको कितने लोगों को मोबिलाइज करके लाना है, और वो बसें जो है वो सरकारी बसों का इस्तेमाल हुआ, उसमें जितना भी पैसा लगा वो हुआ, वो सरकारी हुआ। और उसमें जो, बल्कि एक तो उस टाइम हमने रिलीज भी किया था, मुझे नहीं मालूम कहीं रिकॉर्ड में पड़ा होगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैसे सैंक्शन किए थे टोपियां खरीदने के लिए, क्योंकि जितना ये चाह रहे थे उतने मुसलमानों को ला नहीं पा रहे थे, तो अपने लोगों को ला के इन्होंने वो जो स्कल कैप्स होती हैं वो पहनाई थी, ये दिखाने के लिए कि मोदी जी के सद्भावना कार्यक्रम में मुसलमान भी आ रहे हैं। तो सरकारी पैसे को तो ये अपना ही पैसा समझते हैं, अपने प्रचार के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए करते हैं और हमेशा से करते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी और जेपी नारायण वाला केस, उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ यही आरोप लगा था कि उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। अगर उस रेशियो से मोदी जी को देखा जाए तो मोदी जी ने कितना दुरुपयोग किया है? मोदी जी ने तो, मतलब इंदिरा गांधी तो उनके सामने कुछ नहीं थी दुरुपयोग के मामले में। मोदी जी का तो हर दुरुपयोग ही दुरुपयोग है, सभी कुछ दुरुपयोग है। पूरा, आप पूरा देख लीजिए, जब पूरा सरकारी अमला जो है वो इनके प्रचार प्रसार में लगा रहता है, और हर चीज, चाहे वो सरकारी, मैं तो कहती हूँ आप इसी चीज को देख लीजिए, ये अपने को कहते थे कि मैं तो फकीर हूं, निकल जाऊंगा, आज आप इनकी गाड़ियां ही देख लीजिए। पिछले 7 साल में कितनी गाड़ियां बदली गई हैं, कितने हजारों करोड़ों रुपए जो है वो इनकी गाड़ियां खरीदने में लग रहे हैं प्रधानमंत्री की। या ये कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनका पूरा नारा है, वो स्कीम का 70% के करीब पैसा तो प्रचार में ही लगा है। और प्रचार में अगर पैसा लग रहा है तो इनके लिए ही लग रहा है ना, वो दुरुपयोग ही है, बजाय इसके कि वो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए पैसा यूज हो। जब आप सरकारी स्कीम का पैसा अपने प्रचार के लिए लगा रहे हैं तो वो दुरुपयोग ही है। जी हाँ, अभी लेटेस्ट एनडीटीवी ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया गया था कि 12 करोड़ की गाड़ी लेटेस्ट अभी एडिशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर के काफिले में। जी, मैं वही कह रही हूँ कि आप इनकी गाड़ियों का ही देख लीजिए कि जब आए थे तो कौन सी गाड़ी थी प्रधानमंत्री की, और या ये भी देख लीजिए कि इनसे पहले जितने प्रधानमंत्री रहे हैं वो किन गाड़ियों में घूमते थे, वो क्या कपड़े पहनते थे। ये तो दिन में 5 सूट जो बदलते हैं, वो सूट ही 1-1 लाखों का होता है। तो ये कहाँ से पैसा आ रहा है? प्रधानमंत्री की तो इनकम इतनी नहीं होती। प्रधानमंत्री को तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती ना कि वो लाखों के सूट पहन सके, तो कहीं से तो पैसा आ रहा है। जी हाँ, इन्होंने तो खुद को चाय वाला बताया था, एक हम्बल बैकग्राउंड वाला बताया था,
कभी खुद को दलित तक बता दिया था। तो क्या ये सब कुछ बस यूं ही बातें थी? देखिए, बहरूपियां हैं। जिस वक्त की ये बात करते हैं कि मैं चाय बेचता था, उस वक्त वो स्टेशन बना ही नहीं था जिस स्टेशन पे ये चाय बेचते थे। इनके एक इंटरव्यू में ये है कि मैंने तो 10वीं भी नहीं की, मैं तो घर से निकल गया था। अब ये कहते हैं कि मैंने एमए कर रखा है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, उसका सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जब ये फर्जी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं तो आप और क्या करें। एक दिन ये जहां जाते हैं वहीं से इनका नाता जुड़ जाता है कि मेरा तो बचपन से यहीं आने का मन था। तो ये तो बल्कि आरएसएस से भी ये 4 कदम आगे है, क्योंकि आरएसएस की भी जो है ना वो 2-4 चीजें फिक्स्ड होती है जो वो बोलती है। इनका तो कुछ पता ही नहीं कि वो किस जगह क्या बोलेंगे, क्या बन जाएंगे, क्या इनकी बचपन से तमन्ना थी। कभी तमन्ना हो जाती है इंजीनियर बनने की, कहीं पहुंच गए, कभी तमन्ना हो जाती है ट्राइबल्स बनने की। मतलब जहां जाते हैं वहां के लोगों को लुभाने के लिए झूठ बोलते हैं, और बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। तो ये सारी चीजें तो मीडिया का काम है उजागर करना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ करके और इतना झूठ और ब्लफ अगर कर रहे हैं तो गोदी मीडिया इसको उठा नहीं रही है। तो आपको नहीं लगता कि एक दिन ये आग गोदी मीडिया के घर तक भी पहुंचेगी? पहुंच ही रही है। देखिए, ऐसा है कि आप कोई भी व्यक्ति हो, आपका एक जिंदगी में मकसद होता है जो आप करना चाहते हैं। आप एंड ऑफ द वे आप रात को ये सोचते हैं कि मैंने दिन में क्या किया। तो ये जितने एंकर्स हैं जो सुबह से शाम तक भक्ति करते हैं, इनको अपने आप को भी तो जवाब देना है ना कि क्या मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। इनको खुद कैसे नींद आएगी? मतलब कुछ तो बिल्कुल बिक गए हैं, कुछ का तो दिमाग इनके जैसा ही है, लेकिन सबका तो नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जर्नलिस्ट जो अभी बड़ी चैनल्स में हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव इतना है कि वो जो करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो स्टोरीज फाइल करते हैं, उनकी स्टोरीज कभी दिखाई नहीं जाती या उनकी स्टोरीज कभी छपती नहीं, क्योंकि जो ओनर्स हैं वो ओनर्स अब सब कंट्रोल में है। ज्यादातर चीजें जो है वो अंबानी खरीद चुके हैं, सब जगह इनके शेयर्स हैं, और वो जो मोदी की बोली है उन्हें बोलने का ऊपर से हुक्म है। कई बार ऐसा होता है, मतलब हमें मालूम है कि कई बार जर्नलिस्ट बताते हैं कि सुबह सुबह जो है वो इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि ये वाली इसको कवर नहीं करना है, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कवर कर ले, एक्सेप्ट ऑल्टरनेट मीडिया। अगर इस देश में वायर ना होता, स्क्रॉल ना होता, क्विंट ना होता, या और ऐसे बहुत सारे हैं, सत्य हिंदी है, वो शुरू हो गया है, मतलब मुझे सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं इस टाइम, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री है, बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेट मीडिया के सोर्सेस हैं। अगर वो नहीं होते तो इस देश में क्या हो रहा है, उसकी क्या असलियत है, वो तो कभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन ये जो पहुंच भी रही है ये भी बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है, क्योंकि देश इतना बड़ा है और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को लगातार फॉलो कर पाते हैं जहां पे सच्ची न्यूज दिखाई जा रही हो। तो शायद इसीलिए ये बात तो आपकी सही है कि जो रीच टेलीविजन मीडिया का है, और खास तौर से जो बड़े टेलीविजन घराने हैं उनका जो रीच है वो सोशल मीडिया का रीच नहीं है। और खास तौर से हिंदुस्तान के हर कोने में तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है, या लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है। तो ये जाहिर है कि कंपैरेटिवली तो कम है, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रीच काफी बढ़ चुकी है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के परिस्थिति जो है वो बहुत ग्रिम है। शबनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने कल भी समय दिया, आज भी आपने हमें समय दिया है और बहुत अच्छी बातें और सच्ची बातें सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आने वाली जनरेशंस, खास करके यंगर जनरेशंस को कुछ तथ्य मिल पाए होंगे और कुछ वो समझ पाए होंगे। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप देखिए, समझिए, जानिए और फिर फैसला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।